जरा सोचिए, क्या प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो सूरज को भी आंख दिखा दे? तो चलिए, आज बात करते हैं जॉन डन की इसी कमाल की कविता द सन राइजिंग की, जहां एक प्रेमी सौरमंडल की सबसे शक्तिशाली चीज से सीधी टक्कर ले लेता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम मिलेंगे जॉन डन से, जो इस कविता के पीछे का विद्रोही दिमाग है। फिर समझेंगे कि ये मेटाफिजिकल पोएट्री आखिर है क्या भला। इसके बाद हम कविता में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे सूरज से बहस होती है। और आखिर में हमें जानेंगे कि क्यों सदियों बाद भी ये कविता इतनी खास बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस इंसान की जिसने ये सब लिखा, जॉन डन। देखिए, उनका जीवन ना जुनून और विरोधाभासों का एक कॉकटेल था। और अगर उनकी कविता को समझना है तो पहले उनके जीवन को समझना ही पड़ेगा। सच कहूं तो जॉन डन की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी थी। सोचिए, जन्म हुआ कैथोलिक परिवार में और वो भी प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में। ये अपने आप में एक मुश्किल शुरुआत थी। फिर उन्होंने धर्म बदला और तो और अपने बॉस की भतीजी से छिपकर शादी कर ली, जिसके चक्कर में नौकरी भी गई और जेल भी जाना पड़ा। और फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो सेंट पॉल कैथीड्रल के डीन बन गए। मतलब इन सारे उतार चढ़ावों और संघर्षों ने ही उनकी कविता को वो बेबाक और विद्रोही आवाज दी। तो ये तो थे जॉन डन। अब बात करते हैं उनके लिखने के अंदाज की, जिसे कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। ये कोई सीधी सादी कविता नहीं थी, ये थी बड़े आइडियाज वाली पोएट्री, जिसने उस जमाने में मानो एक हलचल मचा दी थी। अब मेटाफिजिकल पोएट्री की सबसे खास बात है कंसीट। अब ये कंसीट है क्या? ये सिर्फ एक मामूली तुलना नहीं है, ये एक तरह की दिमागी कलाबाजी है, जहां कवि दो ऐसी चीजों को जोड़ देता है जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। सोचिए, प्यार को ब्रह्मांड के विज्ञान से जोड़ देना, कुछ ऐसा ही। अच्छा, फर्क समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। एक आम कविता में क्या होता है? मेरा प्यार लाल गुलाब जैसा है। ठीक है, सुंदर है, पर इसमें कुछ नया नहीं है, हम सबने सुना है। पर अब डन का कंसीट देखिए। ये बिस्तर तुम्हारा केंद्र है और ये दीवारें तुम्हारा ब्रह्मांड। देखा, कहाँ एक बिस्तर और कहाँ पूरा ब्रह्मांड। ये एकदम चौंकाने वाला है और यही बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस पोएट्री की पहचान क्या है? पहली, इसकी शुरुआत एकदम धमाकेदार नाटक की तरह होती है। दूसरी, भाषा ऐसी जैसे हम आप बात कर रहे हो, कोई भारी भरकम शब्द नहीं। और तीसरी, इसमें विरोधाभास और चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहने का अंदाज होता है। मतलब इमोशन और लॉजिक का एक जबरदस्त मिक्सचर। और द सन राइजिंग में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब सीधे कविता में ही चलते हैं। और जैसा मैंने कहा, इसकी शुरुआत किसी रोमांटिक गाने की तरह नहीं होती, बल्कि सुबह सुबह सूरज के साथ एक जोरदार झगड़े से होती है। कविता शुरू होते ही एक झटका लगता है। पहली ही लाइन में कवि सूरज को कहता है, अरे व्यस्त बूढ़े मूर्ख, काबू में ना रहने वाले सूरज। जरा सोचिए, कौन करता है ऐसी बातें सूरज से? सौरमंडल के सबसे बड़े तारे को कोई ऐसे डांट रहा है? यही बेबाकी, यही हिम्मत इस कविता की जान है। कवि सूरज को कहता है, जाओ भाई, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ, उन बच्चों को डांटो जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, या उन किसानों को जगाओ जिन्हें अपने खेतों में काम करना है। हमारा इन सब से क्या लेना देना? मतलब साफ है, प्रेमियों की दुनिया में घड़ी की सुइयों के लिए कोई जगह नहीं, तो सूरज को उन्हें बख्श देना चाहिए। और यहीं कविता का एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आता है। वो ये कि सच्चा प्यार वक्त और दुनियादारी के बंधनों से आज़ाद होता है। घंटे, दिन, महीने, ये सब प्रेमियों के लिए बस वक्त के चिथड़े हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। तो सूरज को डांट तो दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि बस इतना ही था तो ठहर जाइए। अब कवि एक कदम और आगे बढ़कर सूरज की ताकत को ही सीधी चुनौती देता है। अब जरा कवि का आत्मविश्वास देखिए। वो कहता है, मैं तो चाहूं तो एक पलक झपकाकर तुम्हारी रोशनी को रोक सकता हूं। सोचिए, ये कितना बड़ा दावा है। ऐसा लगता है जैसे वो सूरज को कुछ समझ ही नहीं रहा। तो भाई, यहां एक सवाल तो बनता है, अगर वो बस पलक झपकाकर सूरज को रोक सकता है तो फिर इतनी बहस क्यों? बस अपनी आंखें बंद क्यों नहीं कर लेता? और जवाब बहुत खूबसूरत है। वो अपनी आंखें इसलिए बंद नहीं करता क्योंकि वो एक पल के लिए भी अपनी प्रेमिका के चेहरे से नजरें नहीं हटाना चाहता। और बस इसी एक लाइन में वो घमंड से भरा दावा एक बेहद प्यारे से इजहारे मोहब्बत में बदल जाता है। अब हम आते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर। यहाँ कवि अपना सबसे बड़ा, सबसे साहसिक दावा पेश करता है। एक ऐसा आइडिया जो
कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के सारे नियम कानून को ही पलट देता है। ये लाइनें बहुत मशहूर हैं। कवि कहता है, मेरी प्रेमिका ही सारे देश है और मैं उन सबका राजा। हमारे अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब उनकी दुनिया में बस वो दोनों हैं, बाकी सब कुछ, पूरी दुनिया बेमानी है। और ये है कविता का सबसे शक्तिशाली कंसीट। कवि कहता है कि दुनिया के सारे खजाने, चाहे वो ईस्ट इंडीज के मसाले हों या वेस्ट इंडीज का सोना, वो सब कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के साथ उसी बिस्तर पर मौजूद हैं। उनका कमरा ही अब पूरी कायनात है। और आखिर में कवि सूरज को एक नया काम सौंपता है। कहता है, अब तुम्हारा काम है हमारे बिस्तर का चक्कर लगाना। इस तरह जो सूरज ब्रह्मांड का केंद्र था, अब उसका केंद्र प्रेमियों का बिस्तर बन जाता है। कुदरत का पूरा निजाम ही उलट दिया गया। यहाँ प्यार सूरज से भी बड़ा, उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो सवाल ये है कि लगभग 400 साल पुरानी ये कविता आज भी हमें इतनी पसंद क्यों आती है? जाहिर है, ये सिर्फ एक चालाकी भरी बहस तो नहीं है। चलिए समझते हैं कि इसकी क्या वजह है। देखिए, इस कविता की ताकत इसके लिखने के तरीके में है। जैसे अपॉस्ट्रोफी, मतलब जब आप किसी बेजान चीज से बात करते हैं, जैसे यहाँ सूरज से, ये एक ड्रामा पैदा करता है। फिर है हाइपरबली, यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, इससे जुनून का पता चलता है। और सबसे जरूरी, कंसीट, जिसने एक छोटे से कमरे को ही पूरा ब्रह्मांड बना दिया। एक और मजेदार बात, उस जमाने में एक तरह की कविता होती थी जिसे ओबेड या सुबह का गीत कहते थे। इसमें प्रेमी सुबह होने पर बिछड़ने का दुख मनाते थे। लेकिन जॉन डन ने इस पूरे आइडिया को ही पलट दिया। यहाँ प्रेमी दुखी नहीं है, बल्कि वो तो सुबह को ही हुक्म दे रहे हैं कि जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। एक मशहूर आलोचक जीन बेनेट ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि डन ने अपनी बुद्धि और जुनून को मिलाकर अंग्रेजी प्रेम कविता को बोरिंग होने से बचा लिया। और ये कविता द सनराइजिंग इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत है। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि ज्यादा असली क्या है, हमारी खिड़की के बाहर की ये विशाल दुनिया, ये ब्रह्मांड, या फिर वो दुनिया जो हम किसी और इंसान के साथ अपने दिल में, अपने रिश्ते में बनाते हैं। और शायद इस सवाल का जवाब हम सबको खुद ही ढूंढना है।